नमस्कार दोस्तों, विराज पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं प्रायोगिक परीक्षा 2023 जो प्रैक्टिकल होने वाला है केमिस्ट्री का, उसमें कैसा क्वेश्चन पूछता है। लगातार 3 सालों में पूछा गया वही क्वेश्चन हम लेके आए हैं इस क्लास में। देखिए हमारा है प्रायोगिक परीक्षा 2023 रसायन विज्ञान। इसमें हम 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो 2023 के प्रत्येक एग्जाम में इस रिवीज पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मूलक क्या होते हैं। व्हाट इज मूलक। देखिए रसायन विज्ञान में जो हम प्रोजेक्ट लिखते हैं उस प्रोजेक्ट में हमारा 11 या 12 क्वेश्चन होता है, उसी में से हम प्रायोगिक परीक्षा देते हैं। तो प्रायोगिक परीक्षा में सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, मूलक क्या है। मूलक क्या होता है, जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं कि अम्ल और क्षार के बारे में, तो उसी प्रकार हमारा होता है मूलक। मूलक बहुत ही बेसिक पॉइंट होता है केमिस्ट्री का। तो मूलक देखिए क्या होता है, जब किसी लवण को जल में घोलते हैं तो 2 भागों में टूट जाता है। एक होता है घन आयन और एक होता है ऋण आयन। इसी प्रक्रिया को कहते हैं मूलक। जैसे मान लीजिए CaCO3 है, यहाँ हम बता रहे हैं मूलक जब इसको हम H2O की उपस्थिति में घोलेंगे, ये हमारा क्या है, लवण है, यानी CaCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या है, एक लवण है। जब किसी लवण को जल में घोलते हैं तो 2 भागों में टूट जाता है। एक टूटता है Ca पे +2 और एक होता है CO3 पे -2। तो देखिए जब किसी लवण को जल में घोलते हैं तो 2 भागों में टूट जाता है। एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। इसी प्रक्रिया को या इसी क्रिया को हम कहते हैं मूलक। देखिए अब ये हमारा एक लवण हो गया, इसको हम जल में घोलते हैं तो हमारा कैल्शियम +2 आयन हो गया। कार्बोनेट CO3 से कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट पे -2 आयन हो गया। अब जो देखिए जो धन आयन देता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं, क्षारीय मूलक कहते हैं, क्षारीय मूलक। आज जो हमारा CO3 को -2 देता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं, अम्लीय मूलक। तो देखिए हमारा हो गया कि मूलक क्या है, जब किसी लवण को जल में घोलते हैं तो 2 भागों में टूट जाता है। एक होता है अम्लीय माध्यम और एक होता है क्षारीय माध्यम। इसी प्रक्रिया को कहते हैं, इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं मूलक। मूलक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अम्लीय मूलक, एक होता है क्षारीय मूलक। जिस पर चार्ज होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं और जिस पर ऋणात्मक चार्ज होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। ये हमारा 2 प्रकार का हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि क्षारीय मूलक क्या होता है। क्षारीय मूलक क्या होता है, जब किसी लवण को जल में घोलते हैं तो उस पर जो धनात्मक आवेश होता है उसी को क्षारीय मूलक कहते हैं। ये हमारा क्षारीय मूलक हो गया। और एक होता है अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक में जैसे हम लिख सकते हैं Na पर, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्षारीय मूलक पर Na पर प्लस हो गया, Ca पे प्लस हो गया, जिंक पे प्लस हो गया। ये हमारा क्या होता है, क्षारीय मूलक होता है। ठीक, ये हमारा क्षारीय मूलक होता है। और हमारा अम्लीय मूलक क्या होता है, जैसे Cl पे माइनस, ये हमारा क्षारीय मूलक होता है। और ये हमारा अम्लीय मूलक, यानी जिस पर धनात्मक चार्ज होता है उसे हम क्षारीय मूलक कहते हैं और जिस पर धनात्मक चार्ज नहीं होता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं। ये हमारा अम्लीय मूलक हो गया। जैसे क्लोरीन हो गया, CO3 को -2 हो गया और क्लोरीन हो गया। तो ये हमारे सब क्या हो गए, अम्लीय मूलक हो गए। ये हमारे हो गए अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। ये देखिए हमेशा 3 सालों में लगातार क्वेश्चन रिवीजन किया है कि मूलक क्या होते हैं। तो मूलक जब किसी लवण को जल में घोलते हैं तो 2 भागों में टूट जाते हैं। एक होता है घन आयन और एक होता है ऋण आयन। ये हमारा मूलक हो गया। क्षारीय मूलक क्या होता है, ऐसे लवण जिन्हें जल में घोलने पर उस पर धनात्मक चार्ज होता है उसे क्षारीय मूलक कहते हैं। ऐसे मूलक जिन्हें जल में घोलने पर उस पर ऋणात्मक चार्ज हो जाता है उसे अम्लीय मूलक। तो ये हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि पोटास एलम का सूत्र। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पोटास एलम का सूत्र। पोटास एलम, सबसे पहले जानते हैं कि पोटास एलम क्या होता है। तो हमने फिटकरी का नाम सुना है जो जीवाणुनाशक होता है, K2SO4 × Al2 कोष्टक SO4 थ्राइस 24H2O। इसी को हम कहते हैं पोटास एलम। जैसे यहाँ पर लिख के बताते हैं K2SO4 × Al2 कोष्टक में SO4 थ्राइस 24
H2O। ये हमारा होता है पोटासियम, जिसका व्यवहारिक नाम होता है फिटकरी। फिटकरी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फिटकरी। अगर इसका एक और रासायनिक नाम होता है पोटेशियम, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ये हमारा होता है पोटासियम। तो कोई पूछ सकता है कि पोटासियम किसे कहते हैं? तो K2SO4 इंटू Al2 क्वेश्चन में SO4 24 H2O, ये हमारा होता है पोटास एलम का सूत्र। ये हमारा पोटास एलम का होता है, फिटकरी होता है। ठीक है, ये हमारा फिटकरी हो गया और इसे पोटास एलम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर चौथा, पोटासियम K2SO4 इंटू Al2 क्वेश्चन में SO4 24 H2O। ये हमारा प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जितने भी वाइवा हुए केमिस्ट्री का उसमें पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है कि मोहर का सूत्र क्या होता है? मोहर, मोहर, ये क्वेश्चन नंबर 5वां है। देखिए मोहर जो हमारा होता है ये अकार्बनिक रसायन से, अकार्बनिक रसायन जो होता है इसका सूत्र होता है FeSO4 NH3 ट्वाइस 6O2। ये हमारा मोहर का सूत्र होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH3 ट्वाइस 6O2, या इसको लिख सकते हैं एक और होता है FeSO4 NH4 ट्वाइस 6O2। यह भी हमारा होता है, यानी अमोनिया में हाइड्रोजन की कमी भी होती है, वृद्धि होती है। तो ये हमारा दोनों यहाँ से हो गया। अब देखिए पूछा है क्वेश्चन नंबर 6वां, ग्लूकोज में कौन सा सैकराइड होता है? तो ग्लूकोज जब हम पढ़े हैं, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट एक चैप्टर है क्लास 12 केमिस्ट्री में, उसमें हम पढ़े हैं ग्लूकोज के बारे में, सुक्रोज के बारे में, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, उसी के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए सैकराइड के मुख्य रूप से तीन भागों बांटा गया है। एक होता है मोनोसैकराइड, एक होता है डाई या ओलिगोसैकराइड, और एक होता है पॉलीसैकराइड। ऐसे सैकराइड जो जिन्हें जल में घोलने पर अपक्षयित नहीं होते हैं या जिनमें 2 से 6 कार्बन परमाणु होते हैं, उसे मोनोसैकराइड कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज में हमारा होता है मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड। इसका सूत्र होता है C6H12O6। अब देखिए यहाँ पर हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज में मोनोसैकराइड होता है, इसका सूत्र होता है C6H12O6। अब देखिए इसमें पूछा है सुक्रोज, तो सुक्रोज हमारा क्या होता है? सुक्रोज होता है जिसे कहते हैं चीनी, इसका फार्मूला होता है C12H22O11। ये हमारा होता है सुक्रोज। अब ये पूछा है कौन सा सैकराइड है? तो ये हमारा डाइसैकराइड है। क्या? डाइसैकराइड है, यानी सुक्रोज कौन सा सैकराइड है? डाइसैकराइड है, सैकराइड। ये हमारा हो गया। देखिए ग्लूकोज में मोनोसैकराइड होता है, इसका सूत्र होता है C6H12O6। अब उसके बाद आते हैं सुक्रोज, जिस चीनी खाते हैं, इसका फार्मूला होता है C12H22O11 और इसको कहते हैं डाइसैकराइड। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्वेश्चन देखते हैं 7वां क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7वां कंप्लीट हो गया, 7वां 8वां दोनों कंप्लीट हो गया। अब देखिए 8वां क्या पूछा है कि अमोनियम के निर्माण का समीकरण। तो देखिए अमोनिया के निर्माण हमने पढ़ा है पी ब्लॉक के तत्व में कि हैबर विधि से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक नली द्वारा लेकर 1:3 के अनुपात में जब लेते हैं, नाइट्रोजन को 1 भाग और हाइड्रोजन का 3 भाग, जब इसको लेकर क्रिया कराते हैं हैबर विधि से, उत्प्रेरक लगा देते हैं यहाँ पर Al2O3 + K2O और 700 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं 700 200 वायुमंडलीय दाब होता है, एटीएम 200 वायुमंडलीय दाब होता है। जब इसका क्रिया कराते हैं तो हमारा प्राप्त होता है 2NH3 यानी अमोनिया का निर्माण।
2NH3। ये हमारा यानी नाइट्रोजन का एक संबंध है 3 के अनुपात में। हैबर ने क्या किया था, हैबर ने बताया कि नाइट्रोजन को, ये हमारा हो गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का एक भाग और हाइड्रोजन का 3 भाग जब लेके Al2O3 K2O की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमारा 2NH3 बनता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन की उत्प्रेरक क्रिया लगा करते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि भारी जल का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 9 कि भारी जल का सूत्र और उसका रासायनिक नाम। तो देखिए जो भारी जल होता है यानी हैवी वाटर जिसको कहते हैं भारी जल, उसका सूत्र होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल का सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और या इसको बोल, इसका देखिए उपयोग क्या होता है, मंदक के रूप में किया जाता है। जैसे परमाणु बम अगर गिरा है तो उसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, भारी मंदक के रूप में यह काम करता है। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां। देखिए 10वां में क्या पूछा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो हमने क्लास 10, 11, 12 में पढ़ा है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1HP1, 1HP2, 1HP3 यानी 1HP प्रोटीरियम, टाइटेरियम, ड्यूटेरियम। 1HP1, 1HP2, 1HP3। तो इसको कहते हैं प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम, टाइटेरियम। ये हमारे हो गए हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1, 2, 3। ये हमारे हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। 1HP1 पोट्रियम, 1HP2 ड्यूटेरियम, 1HP3 ट्राइटेरियम। अब देखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गया। अब देखिए पूछ रहा है एल्कोहल का अणुभार बताइए। तो देखिए किसी भी यौगिक का अगर आपको अणुभार याद रखना है या बनाना, सबसे पहले आप उसका सूत्र जानिए। देखिए अणुभार का सूत्र ये होता है, अणुभार बराबर होता है अणुभार का सूत्र होता है परमाणु भारों का योग, परमाणु भारों का योग। या इसको एक और लिख सकते हैं, अणुभार को m से प्रेजेंट करते हैं और इसको लिख सकते हैं सिग्मा n। यानी सिग्मा n का मतलब हो गया कि m से होता है अणुभार और सिग्मा यानी योग, यानी योग को सिग्मा से लिखते हैं और योग n उसकी परमाणु संख्या को दर्शाता है। अब देखिए इसी हम निकालते हैं एल्कोहल का। तो इस सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि एल्कोहल का सूत्र क्या होता है। तो अगर आप सूत्र जानेंगे और उसका परमाणु क्रमांक जानेंगे तो आप उसका अणुभार निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारा एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर बता देते हैं C2H5OH। ये हमारा एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है जिसको एथेनॉल के नाम से जानते हैं। इसका अगर अणुभार निकालेंगे तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका परमाणु भार 12 होता है, कार्बन 2 भाग है, ये हो गया। अब प्लस करते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन 5 है, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तब जोड़ लेंगे 12 दूना 24, 5 29 और 17, तो 9 7 16 6 80 1 3 1 46। यानी एल्कोहल का अणुभार कितना हो गया, 46 हो गया। ये आप एक सूत्र याद रखेंगे ना तो इसी के हिसाब से आप किसी का अणुभार निकाल सकते हैं कि अणुभार बराबर होता है परमाणु भारों का योग या m बराबर सिग्मा n। ये हमारा होता है अणुभार। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है कि फ्रैक्टोज यानी फ्रैक्टोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ये फ्रैक्टोज होता है और ये हमारे आते हैं मोनोसैकेराइड में। किसमें आते हैं, मोनोसैकेराइड में आते हैं, मोनोसैकेराइड में आते हैं। और ये कैसे बनते हैं कि जब हम सुक्रोज को C12H22O11 को जल में अपघटित करते हैं H2O की उपस्थिति में, तो इसमें से या H आयन की उपस्थिति में, तो इसमें से बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसमें से एक भाग बन जाता है ग्लूकोज और इसमें से एक बनता है फ्रैक्टोज।
तो अगर पूछ देगा कि ग्लूकोज या फ्रैक्टोज बनाने की विधि बताइए, तो आप क्या करेंगे, चीनी को जल में ये चाय से क्रिया कराएंगे तो उसमें से एक ग्लूकोज एक फ्रैक्टोज बन गया। ये हमारे पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगर आप लोग वीडियो देखिएगा तो इस क्वेश्चन को अवश्य नोट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।